ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। आज की जो मेरी क्लास है उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क की, और उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क में मैं बात करने चल रहा हूँ आप लोगों से यूनिट नंबर 7 में। और मेरा यूनिट नंबर 7 में सबसे पहला ही पॉइंट ये है कि समाज में स्वास्थ्य और पोषण को लेकर, उसकी धारणा को लेकर बात करने वाला हूँ। बस आपको कीवर्ड्स को ध्यान रखना है और कुछ नहीं। अगर मैं आपसे बात करूं तो आप भली भांति तरीके से जानते। पहले एक शब्द बताता हूं पोषक तत्व के बारे में। मैं एक शब्द बोलता हूं पोषक तत्व। टॉपिक आपका है समाज में स्वास्थ्य को लेकर, समाज में स्वास्थ्य को लेकर। तो आप ध्यान रखें कि भोजन के वे सभी तत्व जो शरीर में आवश्यक कार्य करते हैं उन्हें हम बोलते हैं पोषक तत्व। अब आपको तो ये पता होना चाहिए, जब आप मेडिकल सोशल वर्क में वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो जाएगी तो आपके पास मलिन बस्ती के लोग आएंगे, गरीब घर के व्यक्ति के लोग आएंगे। तो जब आप उनका ऑब्जर्वेशन करना शुरू करेंगे, जब आप उनसे डेटा लेना शुरू करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको एक ये फैक्टर के रूप में निकल के आएगा कि भोजन कैसा ले रहा है वो, कब कब ले रहा है वो, क्या खा रहा है, सुबह में, दोपहर में, शाम को, कितने कैलोरी ले रहा। अच्छा, कितने लोग बताएंगे कि शहर के लोगों को कितनी कैलोरी चाहिए और ग्रामीण के लोगों को कितनी कैलोरी चाहिए? किसको पता है? कोई बता सकता मुझे? कैलोरी 2100 कैलोरी की बात अगर होता है, 2100 कैलोरी की अगर बात होता है तो ग्रामीण चीज़ों को लेकर ध्यान रखेंगे। और अगर वो 2300 कैलोरी की बात करता है तो वो शहर को लेकर बात करता है, शहरी क्षेत्र में। तो इतना अगर उसको मिल रहा है तो फिर तो पौष्टिक आहार है। अगर 21 कैलोरी से नीचे है या 23 कैलोरी से नीचे है तो आप समझ जाना तुरंत, तो कहीं ना कहीं पोषक तत्व की भी एक जो है सही तरीके से नहीं मिल पा रहा उसे। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि भोजन के वे सभी तत्व होते हैं जो शरीर में आवश्यक कार्य करते हैं, उन्हें ही पोषक तत्व बोलते हैं। और ये आपके प्रश्न आ सकता है, किसको कहते हैं पोषक तत्व? यदि वे पोषक तत्व हमारे भोजन में उचित मात्रा में विद्यमान ना रहे पोषक तत्व, तो हमें शरीर अस्वस्थ होने की पूरी संभावनाएं बनी रहती है। बात समझ रहे हैं? अगर आपको सही तरीके से मात्रा में ना मिले तो जाहिर सी बात है आप अस्वस्थ हो जाएंगे। और ऐसे व्यक्ति आपको मिलेंगे जरूर, और मिलते होंगे भी, देखते भी होंगे आप सभी लोग देखते होंगे। प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गए, पानी के प्रमुख तत्व, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम देखते हैं वो सभी के सभी चीज़ें। ठीक है, तो वो चीज़ें होती है। चलिए देखते हैं कि समाज में स्वास्थ्य एवं पोषण की धारणा क्या है। कि भोजन के वे सभी तत्व जो शरीर के आवश्यक कार्य करते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। बात तो ठीक है। यदि वे पोषक तत्व हमारे भोजन में उचित मात्रा में विद्यमान ना हो तो हमारी शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। और कार्बोज अगर बात करें, या हम बात करें प्रोटीन की, वसा का, या विटामिन की, या खनिज लवण, या पानी का प्रमुख पोषक तत्व, ये सभी के सभी एक प्रकार कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं ये सभी की सभी चीज़ें। तो पौष्टिक भोजन स्वास्थ्य की एक महत्वपूर्ण आधारशिला है। इसलिए शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए भोजन में उचित मात्रा में आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति होनी चाहिए। और पोषक तत्व की अधिकता और कमी दोनों समान रूप से हानिकारक हो सकता है। आपने देखा होगा कॉलरा वगैरह की बीमारी क्या होती है, गांव में बेसिकली बड़ी फेमस है ये, आप लोगों के पास भी फेमस होगी कि ज़्यादा अगर भोजन कर लीजिए गर्मी में तो क्या करने लगता है भाई, दस्त वगैरह होने लगती है, उसको बहुत सारी समस्याएं होने लगती है ना, आपको पता होगा। तो शारीरिक, पारिवारिक, सामुदायिक स्वास्थ्य पर लंबे समय तक के चलने वाले जो प्रतिकूल प्रभाव होता है, ये कहीं ना कहीं एक प्रकार के प्रभाव डालता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो अच्छा भोजन मिलना चाहिए, है ना, अच्छा भोजन मिलना चाहिए, उचित भोजन। आगे अगर हम बात करते हैं पोषण आहार तत्व संबंधी विज्ञान, यह एक नई विचारधारा है जिसका जन्म मूलतः शरीर विज्ञान और रसायन विज्ञान से हुआ है। आहार तत्वों के द्वारा मनुष्य के शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन विश्लेषण इसका मुख्य विषय है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, शरीर जो आहार संबंधी सभी प्रक्रियाओं के नाम से ही पोषण होता है। अच्छा, आप लोग कंफ्यूज ना होंगे किसी चीज़ को लेकर, मैं इस पे आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्वेश्चंस जब करवाऊंगा तो आप आसानी से समझ में आपको आएगा सारी की सारी बातें। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे आप लोग, ठीक है ना। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि मूल रूप से पोषण की, अब देखिए पोषण की एक बात समझ लीजिए आप लोग कि समस्त प्रकार के जो जीवधारी होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो कार्य करते हैं, उन कार्यों को करने के लिए उन्हें ऊर्जा और शक्ति की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी, बताइए। चाहे कोई भी जीव हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसे भी तो चाहिए ये बात, ऊर्जा और शक्ति चाहिए। तो इसीलिए वह अपने बाह्य वातावरण से विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को खाते हैं
और उनके ऊर्जा प्राप्त करने से, जिससे वे विभिन्न प्रकार के कार्यों को कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी ना कभी अगर आप बार बार देखिए, क्वेश्चंस यही नहीं बनकर आ जाएंगे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यही प्रश्न नहीं आने वाले हैं, प्रश्न हट के आने वाले हैं आप सबसे। मेरा काम है सिर्फ आपको मार्गदर्शन देना कि भाई इस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। इसमें पोषक तत्व में ये चीज़ें पूछी जा सकती है कि समस्त प्रकार के जो जीवधारी होते हैं उनको विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं वो, और जब वो कार्य करेंगे तो बताइए उन्हें ऊर्जा और शक्ति की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? जाहिर सी बात है, उन कार्यों को करने के लिए ऊर्जा शक्ति की जरूरत पड़ेगी। और जब हम बाह्य वातावरण के विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को खाएंगे तो उनसे ही तो ऊर्जा प्राप्त होगी हमें, तभी तो हम किसी कार्य को कर पाएंगे। बस यही समझना है। और प्रश्न वहां पर कुछ भी बना सकता है भाई, किसे कहते हैं, एक तो ये प्रश्न बन सकता है। इससे पूछ सकता है ऊर्जा और शक्ति का एक मुख्य स्रोत में अगर एक व्यक्ति अपने सुचारू कार्य को सही तरीके से करे तो उसको क्या जरूरत पड़ेगी, किस चीज की जरूरत पड़ेगी? तो यही चीजें हमें पता होनी चाहिए ना। पोषण, सिंपल शब्दों में पोषण का मतलब होता है, ध्यान सुनिएगा, पोषण का जो मतलब होता है शरीर में होने वाले विभिन्न क्रियाओं का एक संगठन है जिसके द्वारा जीवित प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण और उपयोग करता है। ग्रहण और उपयोग करता है। ठीक है, हालांकि अगर आप लोग पढ़ते यूजीसी के क्लास अगर आप लोगों ने लिया होता, अगर कोई लिया होगा तो उनको पता होगा, मैंने वहाँ पे बहुत सारी थ्योरीज वगैरह बहुत सारी चीज़ें लेकर बताया है। मेडिकल सोशल वर्क में देखो कहीं सिलेबस में थ्योरीज वगैरह का जिक्र ही नहीं किया गया। हाँ, सोशल वर्क थ्योरी जिक्र किया गया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ब्रीफ में नहीं किया गया है यहाँ पर। लेकिन यूजीसी में ब्रीफ में डिस्कशन किया गया है। लेकिन कोई बात नहीं, आपको सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, आप टेंशन ना ले। फिर अगर हम बात करें मूल रूप से पोषण की परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं कि आहार, पोषण तत्व व अन्य तत्व, उनका प्रभाव, प्रतिक्रिया तथा स्वास्थ्य बीमारी से उसका संबंध व संतुलन का विज्ञान ही पोषण है। और यह उस क्रिया को बताता है जिसके द्वारा कोई जीव भोजन ग्रहण कर, पचाकर, अवशोषित कर, शरीर में उसका वितरण कर, उसे शरीर से समावेशित करता है और अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालता है। इतना ही नहीं, पोषण का संबंध भोजन व भोजन के सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों से भी कहीं ना कहीं चीजें रिलेट करती है। तो अब तो ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। इतना ही नहीं है कि केवल पोषण तक ही है संबंध हो, भोजन और वह उस भोजन के सामाजिक और आर्थिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों से भी कहीं ना कहीं ये चीजें रिलेट कर जाती हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमें थोड़ा सा समझना होगा इसके बारे में। अच्छा, पोषण की आवश्यकता जानते हैं आप सभी लोग? पोषण की आवश्यकता क्या हो सकती है भाई? पोषण की आवश्यकता क्यों है? प्रत्येक प्रकार के छोटे व बड़े जीव को पोषण अति आवश्यक होता है, क्योंकि पोषण के बिना जीवन असंभव है। इसलिए यहाँ पे पोषण की जरूरत हो रही है। तो यहाँ सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक प्रभाव की भी पड़ेगी। ठीक है, पोषण की आवश्यकता आप सबको ध्यान रखना होगा यहाँ पर कि विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए, रोगों के बचाव के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, आनुवांशिक लक्षणों की वंशावगति के लिए, भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, इसीलिए पोषण की आवश्यकता होती है। जो कि व्यक्ति जीव पृथ्वी पर जन्म लेता है, या कोई व्यक्ति या जीव पृथ्वी पर जन्म लेता है, तो वह किसी न किसी रूप में अपना पोषण अवश्य करता है। तो इस चीज को हमें भी थोड़ा सा समझना होगा, इसलिए पोषण हमें आवश्यकता पड़ती है ना। अब पोषक तत्व क्या है? भोजन के वे सभी तत्व जो शरीर के आवश्यक कार्य करते हैं उसे पोषक तत्व कहते हैं। यदि वे पोषक तत्व हमारे भोजन में उचित मात्रा में विद्यमान ना हो तो शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। अच्छा, वही बातें हैं, देखो यहाँ पर दोबारा भी आपको मिल गया है ना, ये पोषक तत्व को रिप्रेजेंट कर देता है। और वे आवश्यक तत्व के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर कि हमारे शरीर की आवश्यकता अनुसार उपस्थिति होते हैं, तब वह अवस्था जो थी सर्वोत्तम पोषण और समुचित पोषण की संज्ञा दी जाती है। और यह सर्वोत्तम पोषण स्वस्थ शरीर के लिए नितांत आवश्यक होता है। कुपोषण उस स्थिति का नाम है जिसमें पोषक तत्व शरीर की सही अनुपात में विद्यमान ना हो, उसी को हमको कह देते हैं भाई कुपोषण का शिकार हो गया है, अथवा उनके बीच में असंतुलन होता हो। ठीक है, हम ये भी कह देते हैं भाई असंतुलन है। इसे हम कह सकते हैं कि भाई कुपोषण, अधिक पोषण व कम पोषण दोनों हो सकता है एक प्रकार से, या अधिक हो जाए तो भी हो सकता है, कम हो तो भी हो सकता है। कम पोषण का अर्थ क्या है कि किसी एक या एक से अधिक पोषक तत्वों का आहार में कमी का होना, विटामिन ए की कमी, विटामिन बी की कमी। अच्छा, एक मैं थोड़ा सा आप लोगों से ये भी चर्चा कर देता हूँ। बाय द वे,
ये टॉपिक दिया हुआ है, तो हो सकता है आप लोगों से विटामिन्स की बीमारी के बारे में बात करें आपसे, है ना। बात समझ रहे हैं? विटामिन्स आप समझ रहे हैं? विटामिन समझ रहे हैं नहीं? बताइए जरा एक बार। जी सर। हाँ, तो मैं एक सिंपल से आप सभी लोगों से सवाल करूंगा, आप लोग बस मुझे बताते चलना। विटामिन सी से कौन सी बीमारी हो सकती है, पता है आप लोगों को? देखो, थोड़ा सा मैंने इसलिए डाल दिया यहाँ पे कि समझ लीजिए, क्योंकि विटामिन भी कहीं ना कहीं क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, है ना। कहीं ना कहीं विटामिन स्कर्वी डिजीज होती है। स्कर्वी डिजीज होती है, ठीक है। देखिए, एक चीज़ तो ये बहुत सिंपल सी बात है, आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है, कि जब कभी भी पोषण टॉपिक डाल दिया जाए, ठीक है, या रसायन विज्ञान वगैरह डाल दिया जाए, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि भाई कहीं ना कहीं इसका नाम जो है एग्ज़ाम में पूछने को या देखने को हमें मिल सकता है, ठीक है। सही बताया आपने। तो स्कर्वी के संबंध में ये चीज़ें आती है, तो विटामिन्स और उसके रासायनिक नाम भी हमें पता होना चाहिए। मैंने हालांकि वीडियो ये पीडीएफ में नहीं दिया है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, ऐसे भी मुझे याद है। और विटामिन ए से, विटामिन ए के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से अगर कोई बीमारी होती तो रतौधी, नोट कर लीजिएगा, मैं फटाफट बोल देता हूँ, सबको पता होगा। और इसका रासायनिक नाम के बारे में अगर बात करें आप लोगों से, तो रेटिनॉल, मैंने एक वीडियोस बना रखा है ना, आप जाके देख लेना, अगर नहीं मिलेगा तो मुझे बताना, मैं आपको सेंड कर दूंगा क्वेश्चन के लेकर, ठीक है। और वहाँ पे ट्रिक भी बताया है। तो विटामिन ए से होता है आपका रतौधी और रेटिनॉल, और ये इसका जो स्रोत होता है गाजर, दूध, अंडा, फल। अब ये सारा सोशल वर्कर बताता है, ये नहीं अब आप चिकित्सक नहीं है तो केवल चिकित्सक ही बताएगा, सोशल वर्कर बताता है ये सारी बातें, है ना। अब यहाँ पे क्यों डालना भाई, क्यों डालना समाज में, स्वास्थ्य को क्यों डाल देना समाज में, कारण है यही जानने की, है ना। एक होता है विटामिन बी। अच्छा, विटामिन बी के ना काफ़ी, इससे कई भाई हैं। कई भाई हैं। एक बार देखिए, कोई म्यूट हो गया है, अनम्यूट रहिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो विटामिन बी 1 के बारे में अगर हम बात करें, तो एक नाम इसका है रासायनिक थायमीन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, B1 का नाम थायमीन, इसलिए बता रहा हूँ। इससे होता है बेरी बेरी, इससे कौन सी बीमारी होती है, कमी होने से बेरी बेरी का रोग होता है, ये हमें ध्यान रखना होगा। इसमें क्या खाया जाता है भाई, क्या स्रोत होते हैं, मूंगफली, आलू, और सब्जियां, मतलब हरी सब्जियां, ठीक है, हरी सब्जियां आप खा सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो जाएंगे। उसके बाद आप याद रखेंगे B12 के बारे में, B1 के बाद B12 को याद रखेंगे। और B12 आप सबको भली भांति तरीके से पता होगा, राइबो जो है राइबो प्लेबिन कहा जाता है, क्या बोला जाता है, राइबो प्लेबिन कहा जाता है। और इस कमी से होने वाला रोग, जैसे त्वचा का फटना, आँख का रोग, ये B12 से होता है, B12 से होता है। इसका स्रोत अंडा हो जाएगा, दूध हो जाएगी, हरी सब्जियां भी हो जाती हैं इसके स्रोत, है ना। हालांकि B3 इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। वैसे पेंटोथेनिक बोला जाता है, अम्ल से बनता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। पैरों में जो जलन वगैरह होता है, बाल जो सफ़ेद वगैरह होते नहीं है, आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे बच्चों पर भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं, है ना। और काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में भी होते, तब भी बाल सफ़ेद नहीं होते हैं। और आपने देखा होगा कि 12 साल 15 साल के लड़के की भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं, उसमें B3 होता है, B3 की कमी होती है ना। तो पैरों में जलन, बाल सफ़ेद का होना, अगर उसे मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली वगैरह खाए तो ऐसा नहीं होगा स्रोतों के रूप में। एक B5 भी होता है। B5 में अगर मैं बात करूँ तो एक जैसे पिलेग्रा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिलेग्रा जो है जो है मासिक विकार है, ये क्या है, मासिक विकार है। और इसका रासायनिक नाम जो है नियासिन नाम है, नियासरी, B3 का नाम, ठीक है। तो सॉरी, B5 का नाम। तो मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ, ये गलत चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, ये एग्ज़ाम में मिलते हैं, थोड़ा आप लोग इसको फोकस भी करिएगा, है ना। और नाम आ गया है विटामिन का, इसलिए मैं सारी चीज़ें बता देना चाहता हूँ यहाँ पर। आगे अगर मैं बात करता हूँ B6 के बारे में, और B6 जो है एनीमिया, त्वचा रोग होता है, दूध, मांस, सब्जी खाइए तो ठीक रहेगा। और रासायनिक नाम, काफ़ी एग्जाम में रासायनिक नाम पूछा जाता है, तो पायरीडाइनिक्स इसका नाम है, पायरीडाइनिक्स इसका नाम है, इसे ध्यान रखेंगे। B7 के बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो बायोटीन इसका रासायनिक नाम है, B7 का नाम। और बालों का जैसे झड़ना, जैसे गिरते नहीं लोग, कहते हैं पानी का फेरबदल हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये होता है B7, है ना, उसके अंदर की कमी होती है, ठीक है। अगर वो गेहूँ और स्रोतों के बारे में बात करें, अंडा वगैरह खाए तो ठीक रहेगा, ऐसा कुछ कहा जाता है। चर्म रोग भी इसी से होता है, B7 से, है ना। और B12 तो बता चुका ना, B12।
उसके बाद सी आ गया। सी किसी ने कहा था स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना वगैरह। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बताया था आपने जवाब। यहाँ पे अगर इसका हम बात करते हैं तो स्कर्विन जो है, स्कारविक एक एसिड होता है, इसका रासायनिक नाम है। आंवला, नींबू, संतरा और इसके नारंगी की बात करें तो ये स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। विटामिन डी की बात अगर मैं करूँ आप लोगों से, तो इसका जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेराल। इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये विटामिन डी के लेकर कि रासायनिक नाम बताइए। वनडे एग्जाम में काफ़ी फेमस रहा है ये कैल्सीफेराल। और ये जो है इसकी कमी से होने वाला रोग जो है रिकेटस नाम है। क्या नाम इसका होता है? रिकेटस इसका नाम है। सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा इसके स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। विटामिन ई अगर हम बात करते हैं विटामिन ई के बारे में, तो टेकोफेराल इसका नाम है। टेकोफेराल, टेकोफेराल जनन शक्ति को कम करता है। किसको? जनन शक्ति को कम करता है। अगर आप हरी सब्जी अगर हम बात करें स्रोत पे, तो हरी सब्जी, मक्खन, दूध वगैरह बेसिकली इसके माने जाते हैं। और विटामिन के लास्ट है। विटामिन के बेसिकली अगर हम बात करें इसका नाम है जो फियोक्विनॉन करके इसका रासायनिक नाम है। रक्त का थक्का ना बनना विटामिन के बताता है। टमाटर, हरी सब्जी, दूध जो है इसके स्रोत बन जाते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने अभी आपसे जिक्र किए हैं, और मैं आशा करता हूँ कि शायद आप लोग लिख रहे थे और समझ भी रहे थे अच्छे से। आप सभी लोग बहुत बढ़िया है अगर समझ रहे थे। आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो यही चीज़ बता रहा है कि उदाहरण विटामिन ए की कमी प्रोटीन, ऊर्जा के कुपोषण को। अब ये सारी चीज़ें जो कभी होगी तो ये सारी बीमारी जरूरत है, केवल है नहीं कि विटामिन ए को ही बताया जाए, सारे विटामिन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आहार एवं स्वास्थ्य को घनिष्ठ संबंध। ठीक है, अब ये भी देखिए कितना इम्पोर्टेंट सवाल ये भी है, अच्छा सवाल है कि आहार और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अन्य वैज्ञानिकों के सदियों के लंबे अध्ययन का अनुसंधान के बाद यह तथ्य स्थापित किए जाते हैं कि शरीर के पोषण पर अनेक बातों पर प्रभाव पड़ता है, जिससे भोजन की आदतें, मान्यता, मन स्थिति, जातीय, भौगोलिक, धार्मिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आहार और उसका उत्पादन, राष्ट्रीय एवं अंतः आहार संबंधी नीतियाँ जैसे मछलीकरण और वितरण, शिक्षा इत्यादि चीज़ों के बारे में जिक्र है। तो आहार और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध होता है। और साथ साथ बताया गया है यहाँ पर ये भी कि इसकी मान्यताओं में मन स्थिति को, भौगोलिक को, जातीयता को, धर्म को, सामाजिक को, मनोवैज्ञानिक को, आहार को, उसका उत्पादन का एक राष्ट्रीय अंतः आहार बताया गया था यहाँ पर। ठीक है, उसके संबंध में कुछ नीतियाँ जैसे मछलीकरण था, फिर वितरण था, फिर शिक्षा को लेकर रखा गया था। ठीक है, अधिकांश सभ्यताओं में जो अगर हम बात करें स्वास्थ्य का महत्व जो है समान है। वास्तव में हर समाज में शरीर के विषय में उनकी अपनी विशेषता या विशेष धारणाएं हैं। आमतौर पर स्वास्थ्य की बीमारी को ना होना मानते हैं। व्यक्तिगत तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य का महत्व सबसे अधिक है, क्योंकि अक्सर इसका महत्व आवश्यकता के अनुसार बदलता रहता है। तो व्यक्तिगत तौर पर अक्सर दूसरी आवश्यकताएं जैसे धन, बल, विद्या, सुरक्षा, प्रतिष्ठा इत्यादि भी स्वास्थ्य के महत्व को कम महत्व देती है, और स्वास्थ्य को निश्चित मानकर हम उसकी ओर विशेष ध्यान तब तक नहीं देते जब तक कि वो उसे खो ना दे। तो ये प्रतिक्रिया बेसिकली यहाँ पर देखने को मिलती है। सभ्यता को स्वास्थ्य के जब महत्व की बात करेगा तब ऐसी कंडीशन पर व्यक्तिगत तौर पे ना देखकर उसकी आवश्यकता के अनुसार देखा जाता है, तब हम इसको बोलते हैं कि भाई आहार और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध किस प्रकार है यहाँ पे, है ना। हम इस पे फिर चर्चा करते हैं। स्वास्थ्य की अगर परिभाषा के बारे में जिक्र करें तो स्वास्थ्य उन कठिन पारिभाषिक शब्दों में से एक है जिसका अधिकतर लोग पूरी तरह से अर्थ जानते हुए भी उसकी परिभाषा पूर्ण रूप नहीं दे पाते हैं। समय समय पर स्वास्थ्य की जो है परिभाषाएं भिन्न भिन्न तरीके से दी गई। जैसे मैं एक पॉइंट के रूप में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि निरोगी और दर्द रहित शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का उचित अवस्था ही स्वास्थ्य होता है। ठीक है, स्वास्थ्य अगर हम बात करें स्वास्थ्य की परिभाषा, तो आपका क्या होना चाहिए? स्वास्थ्य की परिभाषा अगर आप बोलेंगे तो क्या होनी चाहिए? सिंपल शब्दों में आप बताएं। किसी को पता है? बताएं, कोई भी व्यक्ति। नहीं पता आप लोगों को स्वास्थ्य की परिभाषा? भाई फिर तो मज़ा नहीं आएगा ना आप लोगों को ही। स्वास्थ्य की परिभाषा तो आपको पता होना चाहिए, है कि नहीं। सिंपल शब्दों में आपसे ये कह सकते हैं कि व्यक्ति शरीर, मानसिक, सामाजिक रूप से स्वस्थ हो तो वो अच्छा स्वास्थ्य वाला है, तो वही तो स्वस्थ हो गया। भाई हो गया स्वास्थ्य की परिभाषा, है ना। स्वास्थ्य की परिभाषा हो गई, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से अगर स्वस्थ है तो हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं शरीर का, मस्तिष्क का स्वस्थ का होना, व्यवस्था
का नाम है, जिसमें इसके कार्य पूर्णता और कुशलता पूर्वक हो रहे होते हैं। तो ये भी एक प्रकार की क्या है, स्वास्थ्य की परिभाषा। मानव शरीर तंत्र की वह स्थिति अथवा गुण जो वंशगत और परिवेशगत प्रदत्त परिस्थितियों में शरीर तंत्र की उचित कार्य प्रणाली को अभिव्यक्त करता, उसे हम स्वास्थ्य कहते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि जब स्वस्थ के बारे में बात करें, जैसे कार्य क्षमता में वृद्धि, उत्पादकता को बढ़ाना, लंबा आयु काल का होना, मृत्यु दर में कमी का लाना, ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लाभ को रिप्रेजेंट करेंगे। और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता क्या होती है? व्यक्तिगत स्वच्छ रहना, सामुदायिक स्वच्छ रहना, नियमित व्यायाम और योगा करना, जनकों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब रोग के बारे में जानोगे नहीं तो फिर स्वस्थ कैसे रहोगे आप लोग? रोगों से बचाव की जानकारी रखना, टीकाकरण की बात करना, खान पान में उचित मानकों का प्रयोग करना, संतुलित आहार लेना और अपशिष्ट पदार्थों का उचित निपटान कर देना, या उसका जो है एक प्रकार से निपटान करने का मतलब यही होगा कि आप उसको ना अर्जित करें, ना लें। और जीवन शैली में बदलाव लाना, ठीक है, अपशिष्ट, तो ये सारी चीज़ें जो हो जाती हैं एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं ना। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले जैसे जो कारक हो सकते हैं, जैसे आनुवांशिक विकार हो सकता है, आपका संक्रमण हो सकता है, हमारी जीवन शैली हो सकती है, ये सभी के सभी क्या है, एक प्रकार का रिप्रेजेंट करता है स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक में। शरीर के किसी एक अंग अथवा तंत्र की कार्य क्षमता में अगर कमी के कारण आ गया, और वही जो कमी का कारण उत्पन्न हुआ है वो लक्षण को बताता है रोग को। वो किसको बताता है? वो रोग को बता देता है। तो अगर कहीं भी किसी चीज़ में कमी आती है तुरंत चिकित्सक को दिखाएं, ठीक है। इस तरीके का आप लोग भी लोगों को गाइड भी करेंगे, आप बताएंगे ऐसी चीज़ें, ऐसी प्रतिक्रियाओं के बारे में आप लोग, है ना। तो स्वास्थ्य के बारे में आप जान गए। यहाँ पे वर्ल्ड अगर हम बात करते हैं यहाँ पे WHO के बारे में कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, तो ये कहता है कि स्वस्थ रोग का ना होना यह असतता मात्रा नहीं बल्कि पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तंदुरुस्ती की स्थिति। अब मैंने आपको एक ही बात बताया था उसमें ना, कि भाई क्या था उसमें, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से अगर वो अच्छा है तो अच्छा स्वास्थ्य वाला है। बस सिंपल सी बात थी, यही मैं आप लोगों से जानने की कोशिश कर रहा था। आगे अगर हम बात करते हैं तो फिर कहता है पिछले कई वर्षों में कई परिभाषा के विस्तार हुआ, जिसमें सामाजिक आर्थिक रूप से गुणकारी जीवन व्यतीत करने की क्षमता को सम्मिलित भी किया गया था। वर्ल्ड हेल्थ जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रमुख 3 मानदंडों पर विचार किया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से विचार थे भाई इसके। तो एक शारीरिक मानदंड था उसका, और यह समझना बहुत सरल है। शारीरिक स्वास्थ्य का स्थिति जो है संपूर्ण क्रियाएं से विचार कर में निहित है। व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य का संकेत देता है। अच्छा रंग, अच्छे बाल, चमकती आंखें, स्वच्छ त्वचा, अच्छी मांस, तंदुरुस्ती शरीर और गहरी नींद है, आप कह सकते हैं, अच्छी भूख और अच्छा पाचन शक्ति, सरल सहायक और शारीरिक गतिविधियां शरीर के सभी अवयव जो होते हैं सामान्य आकार में कार्य करने वाले होते हैं। तो ये एक प्रकार का शारीरिक मानदंडों को रिप्रेजेंट कर देता है, आपका पॉइंट है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कौन कौन से मानदंड है WHO मानता है। तो एक तो शारीरिक हो जाएगा, दूसरा मानसिक हो जाएगा, तीसरा आपका सामाजिक हो जाएगा, याद रखेंगे। सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य को एक दूसरे से जुड़े होते हैं, या केवल मानसिक बीमारी की अनुपस्थिति नहीं। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य जीवन के लिए बहुत से अनुभव को बताने की योग्यता रखता है, या बताता भी है। निम्न मानसिक स्वास्थ्य या अच्छे शरीर को प्रभावित कर देता है, और इसके अतिरिक्त भी मानसिक कारक भी विचारक हैं या विचारपूर्ण है, जो कि अति रक्तचाप, अस्थमा और शारीरिक अव्यवस्थाओं को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो मानसिक मानदंड में भी देखने को हमें मानसिक बीमारी की अनुपस्थिति को बताता है कहीं ना कहीं, ये ठीक है। तो स्वास्थ्य अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो कई विद्वानों ने हेल्थ के बारे में बात किया है कि व्यक्ति की क्रियाशीलता से है, जो तन मन से किसी कर्म में सतत लगा हो उसे ही वही व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति है, वही व्यक्ति स्वस्थ है। कुछ विद्वानों इस तरीके से बोलते हैं कि जो व्यक्ति मतलब कोई भी क्रियाशील करा, तन मन से किसी कर्म को सतत लगा रहे, कंटिन्यू, सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार लगा रहे उस पर, है ना, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए ही स्वस्थ होने के लिए आवश्यकता है आप सबके लिए। तो आवश्यकता जरूरी है, जब तक आप स्वस्थ नहीं हो तब तक आप सुखमय जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे आप लोग। स्वस्थ होने पर हम शरीर, मानसिक, सामाजिक रूप से अपनी क्षमताओं को अधिकाधिक उपयोग कर सकते हैं, और स्वस्थ रहकर हम सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। निरोगी होना हमारे स्वस्थ का प्रमुख लक्षण है। स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ और मजबूत राष्ट्र का निर्माण करता है। हमारे देश में स्वास्थ्य सुधार पर अधिक बल दिया जाता है।
जैसा कि आप सब भली भांति तरीके से जानते हैं, विभिन्न प्रकार की योजनाएं भी चलाई गई हैं, है ना, स्वास्थ्य को लेकर। आगे बात करते हैं सामाजिक मानदंड में। तो अच्छी व्यवहार कुशलता जो है निहित है एक रूपता में, जो है यहाँ पे एकीकृत व्यक्ति की बात कर रहा था, व्यक्ति में और व्यक्ति के समाज में, व्यक्ति और विश्व में जिसमें वह रहता है, और एक समुदाय जो सामाजिक स्वास्थ्य, उन्नति, चिंतन, विचार और दूसरों के प्रति सहानुभूति जैसे कारकों पर निर्भर होता है। तो ये चीज़ होती है सामाजिक में। हालांकि सामाजिक बहुत सरल है ना, उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यक्तियों, सामाजिक सुरक्षा पर निर्भर होता है, तो ये सामाजिक मानदंड के अंतर्गत आ जाता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो एक और नाम आता है जो है ये अत्य यहाँ पे क्या होना चाहिए, आप जरा मुझे बताएं, अत्यधिक होना चाहिए या अत्यमिक मानदंड होना चाहिए, जिसमें आप लोग जरा मुझे बताएं। आध्यात्मिक। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक। ओके ओके ओके, आध्यात्मिक। हाँ आध्यात्मिक होना चाहिए, आध्यात्मिक मानदंड होना चाहिए। तो आधुनिक जीवन पर तनाव और दबाव होने के स्वास्थ्य पर मानदंड पर विचार करना अनिवार्य होता है। विश्व के साथ शांति संबंध बनाने से पहले यह अनिवार्य होता है कि व्यक्ति स्वयं आध्यात्मिक, ठीक है, यहाँ पे ये स्लाइड यहाँ पे गलत आ गया है ना, ये चीज़ें गलत आ गया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे ही आप यहाँ पे समझ लीजिए आध्यात्मिक मानदंड क्या होगा। देखिए, आध्यात्मिक मानदंड कहने का मतलब हुआ कि विचार विमर्श से संबंधित है ये। जैसे आप किसी चीज़ को सही तरीके से नैतिकता के रूप में आप सोच सकें, आप प्रैक्टिकल के रूप में देख सकें, अवसर के रूप में आप उसे प्राप्त कर सकें, वो बेसिकली कहीं ना कहीं आध्यात्मिक मानदंड को बताता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का आपका स्वास्थ्य को रिप्रेजेंट करता है, स्वास्थ्य का ये भी एक प्रकार का मानदंड हो जाएगा, आध्यात्मिक भी, ठीक है। तो अवसर देना, नैतिकता का विकास करना, ठीक है, अभ्यास करवाना, उसे बराबर प्रैक्टिस करवाना, चिंतन करना, विचार करना, तर्क वितर्क की एक्टिविटी करना, ये कहीं ना कहीं आध्यात्मिक में आता है। बेसिकली लेवाइगोस्की के बारे में बात करता हूँ मैं थोड़ा सा यहाँ पे। लेवाइगोस्की का नाम सुना होगा आप सभी लोगों ने, कितने लोग जानते हो लेवाइगोस्की के बारे में, बताइए जरा। लेवाइगोस्की का नाम कितने लोग जानते हो? नहीं जानते? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। लेवाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, नोट कर लीजिएगा कॉपी पर, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। इसने अपने लास्ट वाले स्टेज में कहा था कि 10% लोग ऐसे होते हैं जो सार्वभौमिकता में जाते हैं, सार्वभौमिकता, सामाजिकता में जाते हैं, मतलब एक प्रकार से वो सब कुछ समझ, उनको ना कोई माया होती ना कोई मोह होता है, वो परिवर्तनकारी होते हैं, एक प्रकार से वो समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो ये ऐसे व्यक्ति केवल 10% जाते हैं जो तर्क वितर्क करते हैं और साथ ही साथ समाज के बारे में सोचते हैं, सामाजिक सुरक्षा के बारे में बात करते हैं। वह कहलाता है आपका सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। लेवाइगोस्की ने कहा था अपने सिद्धांत, अपनी अवस्था, उसकी एक लास्ट अवस्था थी जहाँ पर इसने चर्चा किया था अपने उस सिद्धांत में, ठीक है। 10% लोग वहाँ पे जाते हैं। और उसी की अगर हम बात करते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग ने, एक विद्वान है, उसने भी इस पर चर्चा किया था अपनी 6ठी अवस्था में। लॉरेंस कोहलबर्ग ने, उसने भी यही बात बताई थी, उसने भी, लॉरेंस कोहलबर्ग ने भी बताया था अपनी 6ठी अवस्था में। उसको हम लोग बोलते हैं सामाजिक संविदा का सिद्धांत, सामाजिक संविदा का सिद्धांत बोलते हैं, और वो लॉरेंस कोहलबर्ग था, नैतिकता का सिद्धांत दिया था वो, ठीक है। तो परंपरागत और पूर्व परंपरागत, पश्चिम परंपरागत, 3 अवस्था में बांटा था। एक अवस्था को 2 स्तर बताए थे लॉरेंस कोहलबर्ग ने। तो ये भी नाम थोड़ा सा आप लोग वहाँ पे नोट करते रहिएगा अपनी कॉपी पर, ताकि आप लोगों को पता रहे इन सारी चीज़ों के बारे में। आगे अगर हम बात करते हैं व्यावसायिक मानदंड के बारे में, तो व्यावसायिक मानदंड स्वास्थ्य का एक नया मानदंड है, और इसका महत्व ज़्यादा तब होता है जब अचानक किसी व्यक्ति की नौकरी छूट जाती है तो उसे सेवानिवृत्ति लेनी पड़ती है। तो हो सकता है कि कुछ व्यक्तियों के लिए यह केवल आय का एक जरिया हो, लेकिन कुछ के लिए ज़िंदगी के सभी मानदंडों के द्वारा जो सफलता मिलती है उसे प्रदर्शित करता है। तो कहने का तात्पर्य व्यवसाय क्या है, अपने जो चीज़ें आपने सीखा है उसको प्रदर्शित करिए, आप दिखाइए, लोगों को बताइए आप, ठीक है। तो जैसे अगर आप यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं, आपकी मेहनत रंग ला गई, आपका सिलेक्शन हो गया, फिर तो आपकी हो गया भाई, बड़े अच्छा सा काम हो जाएगा। फिर अपना जो आप लोगों ने सीखा है अभी तक वो आप वहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं व्यावसायिक मानदंड के अंतर्गत फिर आ जाएंगे आप लोग, वहाँ पे व्यावसायिक मानदंड के अंतर्गत आप कहीं ना कहीं आ जाएंगे। स्वास्थ्य का निर्धारण, स्वास्थ्य का निर्धारण कई टाइप में डिवाइड भी किया गया था। और जैसे मैं बात करूँ अनुवांशिकता को लेकर, अच्छा ये बेसिकली क्या है, कारणों को बताने वाला, ठीक है। यहाँ अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो स्वास्थ्य को रीजंस के रूप में बताता था। हालांकि अगर आपसे पूछा जाए
तो जैसे अगर मैं बात करूं अनुवांशिकता, तो कोई बता सकता है मुझे अनुवांशिकता क्या हो सकती है? बता सकते हैं कोई लोग? पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी, हाँ पीढ़ी दर पीढ़ी, हाँ। हाँ, वेरी गुड। जैसे प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक मानसिक गुण जो होती है कुछ हद तक उसके गुण सूत्रों को प्रगति से निश्चित होती है, जिसके अभिभावकों के गुण सूत्रों में निश्चित होती है। जैसे आपको अच्छे तरीके से पता होगा अनुवांशिकता में, अब मैं 2-3 फैक्ट यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए क्या होता है, गुणसूत्रों के अगर हम बारे में बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि भाई फलाने जो लड़का है वो अपने पिताजी को पढ़ गया है, फलाने जो लड़की अपनी माँ को पढ़ गई है। मतलब पढ़ने का मतलब ये हुआ कि हूबहू उस शक्ल की आ गई है। तो यहाँ पे जो शारीरिक मानसिक गुण देखते हैं, आप देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अनुवांशिकता की भूमिका है। पहली पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना होगा। दूसरी पॉइंट, अनुवांशिकता में एक गुणसूत्र होता है ट्राइसोमी 21। हालांकि कितने गुणसूत्र होते हैं, कोई बता सकता मुझे कितने गुणसूत्र होते हैं? बताइए। 23 23 23, हाँ 23 गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, ये आपको पता है मेल फीमेल में। लेकिन एक बात याद रखिए, जो लड़का है या लड़की होगी, लड़का होगा या लड़की होगी, यानी मेल या फीमेल, जो ये लिंग निर्धारित करता है कौन सा गुणसूत्र, मेल फीमेल को कौन सा गुणसूत्र निर्धारित करता है, कौन सा गुणसूत्र निर्धारित करता है? कौन सा गुणसूत्र निर्धारित करता है? एक्स वाई। नहीं नहीं नहीं, ये तो मुझे पता है कि फीमेल, ये तो मुझे पता है हाँ कि मुझे पता है कि एक्स एक्स फीमेल में होता है, एक्स वाई मेल में होता है, ये मुझे पता है, ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ। निर्धारित कौन सा करता है इसमें 23वां में से कौन सा, 22वां 21वां 20वां 23वां 19वां 12वां 8वां, कौन सा निर्धारित करता है कि लड़का लड़की? लिंग गुणसूत्र कौन निर्धारित करता है? आपका गुणसूत्र नंबर 23, गुणसूत्र जो होगा क्रोमोसोम्स, वो 23वां जो गुणसूत्र होता है वो लिंग निर्धारित करता है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी पॉइंट। तीसरी पॉइंट, अगर गुणसूत्र नंबर अगर 21 की बात होगी तो ट्राइसोमी होता है, ये ट्राइसोमी 21, और ये 21 मार्च को मनाया जाता है डाउन सिंड्रोम दिवस। और इसी 21 गुणसूत्र से उस व्यक्ति को प्रभावित करता है, उस व्यक्ति के अंदर एक विकार आ जाता है, एसोसिएटेड डिसेबिलिटी उसको बोला जाता है, उसका नाम है डाउन सिंड्रोम, उस बीमारी का नाम है डाउन सिंड्रोम। ध्यान रखिएगा, डाउन सिंड्रोम 21वां गुणसूत्र है। और इस बार यूजीसी में यह प्रश्न आ गया था कि डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को ही मनाया जाता है, और 21वां गुणसूत्र को ही क्या नाम है, ये प्रभावित करता है, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर ये होता है, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट आपको मिल गई है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं वातावरण में। तो देखो अगर हम बात करें, हिप्पोरेटस पहला विचारक था जिसने बीमारी के वातावरण से जोड़ दिया था। तो अब ये प्रश्न पूछ ले, बीमारी को वातावरण से जोड़ने वाला पहला विद्वान कौन सा था, तो आप ध्यान रखना चाहिए हिप्पोरेटस का नाम आएगा। तो जैसे कि मौसम, जल, भोजन, हवा आदि सदियों को बाद जो है अगर हम बात करें पत्ते को फेर ने जर्मनी में बीमारी और वातावरण के संबंध में विषय को लेकर एक नया जीवन प्रदान किया था। तो कहने का मतलब मौसम, जल, भोजन, हवा आदि जो चीज़ें हैं, इस चीज़ों को बीमारी के वातावरण से जोड़ने वाला जो विद्वान है उसका नाम है हिप्पोरेटस। तो कहीं ना कहीं ये भी स्वास्थ्य पर क्या करता है, प्रभाव डालता है। और वही बाह्य वातावरण के अंतर्गत जब व्यक्ति जनन के बाद संपर्क में आता है तो 3 कंपोनेंट के रूप में आता है, एक शारीरिक, एक जीव वैज्ञानिक घटक में, एक मानसिक और सामाजिक घटक में। तो ये चीज़ें आता है, और ये नाम आप ध्यान रखना, हिप्पोक्रेटस का नाम। तो ये देखिए हिप्पोक्रेटस का 3 नाम। और बाकी WHO के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई 3 क्या था, सामाजिक सांस्कृतिक नहीं, सामाजिक था, मानसिक था, शारीरिक था। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखना WHO के बारे में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जीवन पद्धति के बारे में, जीवन पद्धति का जो अर्थ होता है लोगों में रहन सहन, तौर तरीका और सामाजिक मूल्य, व्यवहार, गतिविधियों को प्रतिबिंबित करता है। तो ये जीवन पद्धति मतलब रहन सहन के बारे में बात करता है, आप लोगों से आपकी नैतिकता के बारे में बात करता है, आपके सांस्कृतिक, आपके व्यवहारिक आदर्शों के बारे में बात करता है, ठीक है। ऐसी प्रतिक्रियाओं के बारे में, समूह के साथ जो पीयर ग्रुप है, भाई बहन के साथ आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, अभिभावक के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आप लोग ये पूछेंगे। जैसे कोई व्यक्ति आता है, आप नहीं पूछोगे भाई इसका व्यवहार कैसा है, तो आप वातावरणीय स्वास्थ्य में वातावरणीय कारक को देख रहे हैं, आप उसकी जीवन पद्धति पर आप चर्चा कर रहे हैं कि इसका व्यवहार, इस बच्चे का जो व्यवहार है वो घर में कैसा है, स्कूल में कैसा इसका व्यवहार है, इस भाई बहन के साथ खेलता है कि नहीं खेलता है, कोई किसी बच्चे को मारता तो नहीं है, इसमें क्या मतलब ये समस्याएं निकालने की कोशिश करेंगे। जीवन पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं वहाँ पे आप,
ठीक है। उसका अगर कोई समस्या है तो आप रेफर करेंगे। भाई तभी मान लीजिए वो क्या कर रहा है कि स्कूल में नहीं बोलता, स्कूल में क्या करता नहीं बोलता है, और घर पर आकर बोलता है बच्चा, छोटा सा बच्चा है, कोई 5 साल का 6 साल का बच्चा है, स्कूल में नहीं बोलता है और घर पर आकर बोलता है, एक आध दो शब्द को बोलता है, और बच्चे की एज है 6 वर्ष है। तो आप सोशल वर्कर हो, तो आपने क्या किया, वहाँ पर मैनेजमेंट का एक फॉर्म, आपको फॉर्म मिलेगा, और उस फॉर्म के लास्ट में लिखा रहेगा मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में आप लिखोगे वहाँ पर कि स्पीच थेरेपी, इस बच्चे को स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है स्कूल में। तो आपने ये सर्वे कर, मतलब जो भी किया, आपने सर्वे नहीं किया है, आपने असेसमेंट किया था, तो आपको पता चला कि भाई स्पीच थेरेपिस्ट जरूरी है इस बच्चे को स्कूल में देना। तो या तो आप पेरेंट्स से बोलोगे कि भाई जाके विद्यालय में बात करें, तो या तो ये काम करेगा, फिर या तो फिर आप खुद चले जाओगे विद्यालय में। अगर वो आपकी बात नहीं मान रहा है, पेरेंट्स बार बार आपके पास आ रहा है, तो आप खुद चले जाओगे विद्यालय में, अपने जो आपके बॉस होंगे उससे अनुमति लेकर, ठीक है, उन्हें बताओगे भी अपने कि ये सारी समस्याएं, तो वो जाने देंगे आपको। फिर आप जाके उनसे बात करिए, भाई क्यों नहीं करवा रहे हो आप ऐसा, बच्चा अगर घर पे बोल रहा है, यहाँ पे नहीं बोल रहा है, तो इस बच्चे में थोड़ी सी स्पीच प्रॉब्लम है, तो आप इसको निकालो, स्पीच थेरेपिस्ट दो, ठीक है, एक्सरसाइज करवाओ उसके माउथ को, दो दो शब्द, जैसे पापा को पा बोल रहा है, पानी को नी बोल रहा है, माँ को मम्मा माँ कह रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे शब्द बोल रहा है, तो उसको धीरे धीरे शब्द, एक अभी लेटर बोल रहा है, धीरे शब्दों को बोला, तो ऐसे आप बताओगे। ये सारी चीज़ें जीवन पद्धति के अंतर्गत आप लोग देखोगे। आगे अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य जीवन की पद्धति में स्वास्थ्य की ज़रूरत है, उदाहरण के लिए अगर हम बात करें पौष्टिकता, पर्याप्त नींद, शारीरिक गतिविधियां आदि। स्वास्थ्य के प्रत्येक जीवन पद्धति पर उसके निश्चित करने वाले कारक दोनों चीज़ों को शामिल करेंगे। वर्तमान दिनों में स्वास्थ्य समस्याओं को विशेषताओं और विकासशील देशों में परिवर्तित जीवन पद्धति के साथ जोड़ेंगे, और भारत में विकासशील देशों में परंपरागत जीवन पद्धति को अभी भी जारी। कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि अच्छा जीवन पद्धति से ही संबंधित था ये, फिर उस व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ोगे, फिर उस बच्चे को साथ आप ये काउंसलिंग करोगे, पेरेंट्स से बोलोगे कि आप घर पर भी इसको वो प्रैक्टिस करवाएं, जो विद्यालय में करवाया जा रहा है वो घर पर भी प्रैक्टिस करवाएं आप, और उसके बाद उससे छोटे छोटे काम ले ताकि वो बिजी रहे किसी चीज़ में, ठीक है। और बोल, जैसे अगर आप कह रहे हैं कि भाई जाओ टमाटर ले आओ, रोटी ले आओ, तो आप उससे बोल कर बोले, उससे कहें कि जाओ टमाटर लाओ, ये क्या है, तो बोलेगा टमाटर, तो घर पे भी प्रैक्टिस करे वो और विद्यालय में भी प्रैक्टिस करे। तो इस तरीके की चीज़ों से जोड़ना एक प्रकार से स्वास्थ्य जीवन पद्धति पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। तो ये चीज़ें बताने की कोशिश की जा रही है जीवन पद्धति से रिलेट करके, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सामाजिक आर्थिक स्थिति में। सामाजिक आर्थिक स्थिति में व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है कुछ महत्वपूर्ण कारण, जैसे सामाजिक आर्थिक स्थिति में निश्चित, जैसे आर्थिक हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा, व्यवसाय। अब देखो आर्थिक में क्या भूमिका होगी यहाँ पे अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आप देखिए जरा थोड़ा सा, ठीक है। सामान्य आर्थिक संपादन का मानदंड है ये, और प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रीय उत्पादन है, और ये शायद मेरे समझ से मराठी लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना। तो आप इसे ध्यान रखें कि इसका जो मीनिंग है कि प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रीय उत्पादन की बात किया जा रहा है आर्थिक स्तर को लेकर। तो व्यक्ति की क्रय क्षमता, रहन सहन स्तर, जीवन गुणों, परिवार का आकार इत्यादि आर्थिक स्तर पर निर्भर करता है। तो स्वस्थ, अभी आप लोग सुनते भी होंगे कि यार जिनके पास पैसे होते हैं उनके दिमाग भी अच्छे खासे चलते हैं, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कहीं ना कहीं अभी आपके पास अगर पैसे हो जाए अभी, है ना, 25-30 लाख आपके अकाउंट में आ जाए, तो ऑटोमेटिक आपके माइंड चलना शुरू हो जाएगा, भाई ये बिजनेस किया जाए, ये कार्य किया जाए, इससे ये इंप्रूव होगा, इससे ये चीज़ होगा, उसका भला किया जाए, इसका काम किया जाए। तो आप खुद ऑटोमेटिक आपका दिमाग चलना लगता है। अब वैसे अगर आपके पास पैसे ही नहीं हुए, फिर दिमाग ही नहीं है आपके पास, समझो। ऐसा समाज में आप देख रहे हैं, जो कि ऐसा समाज में आप देख रहे हैं, ये ऐसा चल रहा है वर्तमान समय में। तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्तर जो है वो स्वास्थ्य पर कहीं ना कहीं एक प्रकार से प्रभाव डालता है। तो सामाजिक आर्थिक स्थिति को लेकर, सामाजिक आर्थिक स्थिति में व्यक्ति का स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल बोला है आप लोगों को, है ना। आगे अगर हम बात करें स्वास्थ्य को लेकर, आर्थिक स्तर पर आर्थिक स्तर के अलावा भी शिक्षा स्वास्थ्य की देखरेख के स्तर पर प्रभाव। ये तो बहुत सिंपल है, आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से इसके बारे में, है ना। ये तो बहुत ईजी है। अगर व्यक्ति कोई एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो स्वास्थ्य की देखरेख में अच्छे से जानकारी रखेगा, है ना, कि भाई इससे ये बीमारी होती है, इससे ये बीमारी होती है। अगर आप मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, तनाव कैसे दूर किया जाए, टेंशन वाले व्यक्ति ज़्यादा आजकल मिल रहे हैं मेडिकल सोशल वर्कर को। और आप लोग जाना, जब आपका सिलेक्शन होगा, देखना डिप्रेशन वाले बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, बहुत सारे व्यक्ति आएंगे आपके पास, और ज़्यादातर लवर मिलेंगे, ठीक है, ज़्यादातर आपको वही मिलेंगे। आज के समय में ये चीज़ें चल रही है। तो इसके लिए अगर हम बात करें, अगर वो शिक्षित रहेंगे, अच्छे से उनको एजुकेशन दिया जाए, तो वो कहाँ से कोई समस्या आएगी, कोई समस्या ही नहीं आएगी, है ना। तो कहीं ना कहीं ये भूमिका लगी रहती है।
आगे अगर हम बात करते हैं व्यवसाय को लेकर, व्यवसाय में अगर हम बात करें, बेरोजगारी बीमारी और मृत्यु को बढ़ावा देती है। अधिकांश कार्य हानि आय और स्तर को प्रभावित नहीं करती, अपितो का मतलब होता है बल्कि यह एक मानसिक और सामाजिक आघात भी पहुंचाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई मान लीजिए व्यवसाय के संबंध में बात कर रहे हैं हम लोग, अगर किसी का व्यवसाय में अगर कोई व्यवसाय करता है तो उसमें लाभ भी होता है, उसमें हानि भी होती है, दोनों चीज़ें होती है ना। और अगर मान लीजिए उसके कार्य में अगर हानि होती है तो कहीं ना कहीं उसके जो है स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, टेंशन में आ सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है, भाई ये क्या दिक्कत आ गई, क्या समस्याएं थी। और बेरोजगार अगर व्यक्ति है तो जाहिर सी बात है वो टेंशन में तो आएगा भाई एमएसडब्ल्यू करके बैठा है, और जब मैं एमएसडब्ल्यू कर रहा था तो खूब खाली पुलाव वाले लोग सपने दिखाते थे, एमएसडब्ल्यू कर लो भाई, यहाँ पे ये मिल जाएगी वैकेंसी, यहाँ पर ये जॉब मिल जाएगा, यहाँ पर वो हो जाएगा, और जब से एमएसडब्ल्यू किया हो तब से कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बार बार वो चीज़ें क्लिक कर रही है कि मैंने एमएसडब्ल्यू करके कुछ मुझे अभी तक हासिल ही नहीं हो रहा, वैकेंसी नहीं आ रही है, लोगों को पता ही नहीं है एमएसडब्ल्यू क्या होता है, और किसी से बताओ तो पहले हंसना शुरू कर देंगे, भाई तो फ्री में काम हो रहा है ना। तो इस तरीके के लोगों की मानसिकता बनी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं व्यवसाय भी प्रभाव में आता है। आगे अगर हम बात करते हैं राजनीतिक व्यवस्था को लेकर बात करें तो स्वास्थ्य राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था को भी एक प्रकार से संबंधित है। स्वास्थ्य तकनीकों को कार्यान्वित करने के मार्ग में मुख्य बाधा तकनीकी की उपेक्षा में राजनीतिक है। साधनों को बंटवारे और मैप पावर नीति तकनीकी के चयन में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए क्रय, जिससे सेवाएं समाज के विभिन्न भागों में सुगमता को उपलब्ध कराने की बात करता है। राजनीतिक व्यवस्था को तरीके के उदाहरण से जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गठन किया गया। देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है, आपने नाम सुना होगा नेतृत्व की भूमिका। नेतृत्व की भूमिका कहने का मतलब होता है लीडरशिप की भूमिका। तो लीडरशिप की भूमिका कहीं ना कहीं एक अगर हम बात करें एक अच्छे व्यक्तित्व को बताती है लीडरशिप। तो राजनीतिक व्यवस्था स्वास्थ्य राष्ट्र के लिए एक प्रकार से संबंधित है, क्योंकि स्वास्थ्य जो तकनीकी होते हैं, जो भी तरीके होते हैं, वो टूल्स होते हैं, संसाधन होते हैं, उपकरण होते हैं, वो बेसिकली इम्प्रूव करने के लिए होते हैं, ठीक है। अगर ये सही तरीके से अगर आपने ग्रुप बनाया और ग्रुप में किसी व्यक्ति को आपने लीडर बना दिया और अगर वो सही तरीके से नहीं चला पा रहा तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ जाएगी आपको तकनीकी की, आपकी ज़रूरत पड़ जाएगी संसाधन की, आपको ज़रूरत पड़ जाएगी उपकरण की। चाहे समूह हो चाहे कम्युनिटी हो, बात दोनों एक ही है, ठीक है। तो कम्युनिटी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अगर जो गठन कर रहे हैं आप लोग, तो राजनीतिक व्यवस्था का होना अत्यंत आवश्यक है। तभी तो आप बैनर लगाएंगे, पोस्टर लगाएंगे, अदरवाइज कैसे काम कर पाएंगे आप लोग। अगर बैनर ही नहीं होगा, पोस्टर ही नहीं होगा, वॉल भित्ति नहीं होगी, तो कैसे आप यूज़ कर पाएंगे उसको। तो इन सब का प्रयोग किया जाता है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो समुदाय स्वास्थ्य की सेवाओं में एक अहम भूमिका होती है राजनीतिक, और ये बात करता है नेतृत्व की। किसकी बात करता है? नेतृत्व की। तो आप नहीं कभी, अच्छा देखो, नेतृत्व आप भी भूमिका निभाएंगे, लेकिन आपने जो समुदाय का चयन किया है, जो समूह का चयन किया है, उसमें आपको लगा कि भाई एक प्रधान है, अब प्रधान को बना दिया आपने नेतृत्व वाली बात। लीजिए अब थोड़ा सा इस पे काम करिए समुदाय पर, उस गांव के प्रधान से या एमसीडी का जो पंचायत वगैरह रहे होंगे उनसे बात कर लिया आपने, और बात करने के बाद आप आ गए। अब उसके बाद उनको सजेस्ट करेंगे आप, शनिवार को जाकर या संडे को जाकर या 2 दिन के बाद या 3 दिन के जाने के बाद आप उनको सजेस्ट करेंगे कि ये चीज़ें होनी चाहिए। तो ये एक प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत आ जाती है। स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ये तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि लक्ष्य लोगों का स्वास्थ्य स्तर को सुधारना ही होता है। परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण सेवाएं पद व्यक्तिगत हो या सामूहिक हो, सेवाओं को लेकर एक विस्तृत श्रृंखला के रूप में समाहित होता है। बेसिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं, वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है परिवार को। वो किसको रिप्रेजेंट करता है? परिवार को। और परिवार, ध्यान रखें आप सभी लोग, परिवार एक सामाजिक इकाई है। विश्व के समाज में अनेक विभिन्नताएं के बावजूद भी उसके घटक के रूप में पति पत्नी और उसके बच्चे होते हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो परिवार कल्याण में जो आज ही मैंने आप लोगों को शाम क्लास लिया था कि केंद्रीय समाज कल्याण परिषद ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए थे, जैसे कल्याण विस्तार परियोजना चलाया था। कल्याण विस्तार परियोजना एक समन्वय पद्धति के रूप में चलाया था। कल्याण विस्तार परियोजना एक नगर के रूप में चलाया था। सीमावर्ती क्षेत्रीय परियोजना चलाई गई थी। परिवार एवं बाल कल्याण परियोजना चलाई गई थी, 1967 में चलाई गई थी। तो ये सभी के सभी याद रखना जरूरी भी है थोड़ा थोड़ा सा कि ये परिवार और बाल कल्याण परियोजना कब चलाई गई, तो 1967 में चलाई गई थी। और एक था स्वैच्छिक कार्यवाही ब्यूरो, जो परिवार परामर्श केंद्र होता है, वो 1982 में चलाया गया था। और ये ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, स्वैच्छिक कार्यवाही ब्यूरो को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। स्वैच्छिक कार्यवाही ब्यूरो, और इसको ऑब्लिक करके लिख लीजिएगा, परिवार परामर्श केंद्र, ये चलाया गया था 1982 में, 1982 में चलाया गया था, ठीक है।
तो इसे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सभी के सभी जो है केंद्रीय समाज कल्याण परिषद के द्वारा चलाए गए थे, और जो देश के राज्यों को या संघ शासित प्रदेशों को समाज कल्याण सलाहकार परिषदों के मुख्यालय में ऐच्छिक कार्यवाही ब्यूरो के द्वारा ये संचालित की गई, जिसमें कहा गया कि परिवार परामर्श केंद्र योजना का क्रियान्वयन करना हो या उसकी निगरानी करना, और उसके बाद सेवाएं उपलब्ध कराना, सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में समन्वय रखना, उससे संपर्क में रहना, जन जागरूकता के द्वारा महिलाओं पर होने वाला अत्याचार पर रोक लगाना, संकटग्रस्त महिलाओं के लिए उपलब्ध सेवाओं का प्रचार प्रसार करना, ये सभी के सभी क्रियाविधि जो है स्वास्थ्य सेवाओं के ही अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो हमें ये सब की सब चीज़ें जो है ध्यान में रखना चाहिए। आगे अगर हम बात करते हैं अन्य देखभाल के बारे में बात करें, तो अन्य में तो औपचारिक स्वास्थ्य की देखभाल जो है व्यवस्था से परे होगा, तो यहाँ पे अनौपचारिक हो जाएगा। तो रोजगार के अवसर देना और बढ़ी हुई आय तो जो है तैयार किए हुए आयुर्विज्ञान कार्यक्रम, परिवार आश्रय सहारा व्यवस्था या सपोर्ट सिस्टम शामिल इत्यादि जो चीज़ें होती है वो कहीं ना कहीं अन्य तथ्य में आ जाता है। तो ये अलग चीज़ें हैं, लेकिन आप ध्यान रखें अगर अन्य में आता है कोई चीज़ तो अनौपचारिकता में आता है, और अनौपचारिकता होती है रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। बस इतनी बात आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखना होगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए आप किसके बारे में, स्वास्थ्य की अवधारणा के बारे में। हालांकि स्वास्थ्य तो पता चल चुका है आप लोगों को। यहाँ पर कहते हैं JF विलियमसन की भी शरीर जो स्वस्थ शरीर होता है वहाँ पे गुण और जो व्यक्ति अधिकतम जीने और उत्तम जीवन उत्तम सेवा करने का योग्य बनाता है उसे हम लोग स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो जाती है। और विद्वानों की परिभाषा है, आप देख सकते हैं, स्वस्थ शरीर आत्मा की स्थिति भवन और दुर्लभ और रुग्ण। रुग्ण का मतलब होता है बीमारी, जैसे मैंने कहा ना मानसिक रुग्णता, अभी अभी बोला था आप लोगों को, मेंटल इलनेस बोला था, उसी को बोला जाता है रुग्ण, मतलब बीमारी होती है। ये शरीर आत्मा का कारागृह होता है, ये बेकन परिभाषा। अच्छा, परिभाषा याद करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों के लिए, है ना। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे बोल्टमर के बारे में। अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य मानसिक और शरीर और स्वास्थ्य का साझा करना, जिसमें व्यक्ति शारीरिक भागों से संबंधित हो, आंतरिक और वातावरण से संबंधित हो, तो ये चीज़ें बेसिकली बताता है यहाँ पर, है ना। स्वास्थ्य के विभिन्न पहलू भी देखने को मिल जाते हैं, जिसमें अगर हम बात करें 3 आयाम थे इसके, जिसमें बताया गया शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और भावनात्मक और आध्यात्मिक 5 आयाम। ठीक है, स्वास्थ्य के 5 आयाम बताए गए थे जो इस तरीके के परिचर्चा हुए थे इस पर। ठीक है, तो शारीरिक स्वास्थ्य था। अब शारीरिक स्वास्थ्य क्या होता है, शारीरिक स्वास्थ्य अगर बात किया जाए तो वो क्या होता है भाई। शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब एक ही बात है कि यह हमारे शरीर की बाहरी स्थिति को दर्शाता है, जिसमें हमारे शरीर की आकृति, देखभाल, कार्य करने का ढंग शारीरिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। तो व्यक्ति समय पर भोजन और अच्छी नींद और स्वास्थ्य अच्छी आदत को अपनाकर अपनी फिजिकल हेल्थ को सुधार लेता है, तो ये शारीरिक स्वास्थ्य आ जाता है। मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो यह एक मस्तिष्क सोच से जुड़ा विषय होता है, जहाँ पर व्यक्ति को सुख दुख और विभिन्न परिस्थितियों को या उसके व्यवहार या परेशानी आने पर उसमें निपटने के लिए उसके अंदर जो है मानसिक स्वास्थ्य का होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे हमें अपनी भावना और विचारों को दूसरे के साथ व्यक्त करते हैं तो एक अच्छी स्थिति या एक क्षमता अर्जित करती है, जैसे मन की संतुष्टि और प्रसन्नता, शांति से। ठीक है, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने की बात करता है, तो कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य की एक अहम भूमिका हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, सिंपल है। सामाजिक स्वास्थ्य की बात करते हैं। सामाजिक स्वास्थ्य क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, सामाजिक स्वास्थ्य को अगर कहा जाए तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उन्हें सभी के साथ समायोजित होकर रहना पड़ता है, सभी के साथ अच्छे रिश्ते रखकर अपनी सोशल हेल्थ को सुधार सकता है, तो ये एक सामाजिक स्वास्थ्य हो जाएगा। भावनात्मक स्वास्थ्य के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये क्या हो सकता है, भावनात्मक स्वास्थ्य। तो भावनात्मक का मतलब एक प्रकार से अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो भावनात्मक रूप से व्यक्ति वह होता है जो अपने संवेग और भावनाओं और क्रोध और डर, ईर्ष्या, द्वेष, सुख दुख आदि पर उचित नियंत्रण रख सके, उसको भावनात्मक स्वास्थ्य बोलते हैं। आध्यात्मिक स्वास्थ्य किसको कहते हैं, आध्यात्मिक स्वास्थ्य मतलब व्यक्ति के निजी मूल्य और आदर्श उसमें समाहित होते हैं। अन्य तरीके से स्वस्थ रहने से उपरांत में अगर हम बात करें यहाँ पर एक प्रकार से तो समग्र स्वास्थ्य की स्थिति में ना गिना जाता है, इसको गिना नहीं जाता है समग्र में, इसको स्टेप बाय स्टेप में गिना जाता है, एक प्रकार से स्टेप बाय स्टेप में। आध्यात्मिक मैं आपसे यही कहूँगा कि अपनी लाइफ का टारगेट, ठीक है, सही मकसद की तलाश करना,
सही राह पर चलकर सही राह पर चलकर उन्हें पाना आध्यात्मिक स्वास्थ्य की निशानी होती है। ठीक है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य की निशानी क्या है? अपनी लाइफ को टारगेट बना लिया, मकसद की तलाश कर रहे हो, है ना, और अपने आध्यात्मिक स्वास्थ्य को जो निशानी मानते हैं वो बेसिकली इसी को माना जाता है। तो ये आध्यात्मिक स्वास्थ्य हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण होता है, मन की व्यक्तियों पर नियंत्रण और नैतिक मूल्यों को मान्यता देता है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका। ठीक है, सिंपल है ये भी। आगे बढ़ते हैं। और स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे अभी आप लोगों ने देखा भी है, जैविक कारक भी होता है, जैसे वंशानुक्रम आप लोग देख रहे थे भाई, यहाँ पर कि संतान का रंग, रूप, बुद्धि, बल, आंखों का रंग, शारीरिक ढांचा, ठीक है, जीन्स निर्धारित करते थे। जैविक कारक हो जाते हैं, जैसे किसी ने बोला था दर पीढ़ी चलती रहती है। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वातावरणीय पर, तो वातावरणीय अगर हम बात करते हैं बाह्य को लेकर, तो उसमें दो पार्ट में बन जाता है, एक आंतरिक बन जाता है, एक बाह्य बन जाता है। वातावरण के संबंध में अगर कारक देखते हैं, आंतरिक कारक क्या हो जाता है यहाँ पर कि जैविक अंगों के द्वारा कार्य करने से संबंधित होता है। आंतरिक वातावरण की स्थिति में व्यक्ति जो होता है वो रक्त की बनावट, शरीर के पदार्थ, द्रव्य पदार्थ और शरीर का तापमान पर निर्भर करता है। ये आंतरिक वातावरण को रिप्रेजेंट कर देगा, जहाँ पे शारीरिक मुद्रा बात करती है और स्वास्थ्य पर अत्यधिक प्रभाव डालता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगा आंतरिक वाला में। वाह्य के अंतर्गत आते हैं तीन भाग में भी। अब वाह्य के अंतर्गत तीन पार्ट कौन कौन से होंगे? एक भौतिक वातावरण होता है, एक आपका आर्थिक होता है, एक आपका सामाजिक होता है। भौतिकता की बात अगर किया जाए तो जिसमें जलवायु परिवर्तन, वनस्पति, रेगिस्तान, नदियाँ, पशु जगत, गुरुत्वाकर्षण, वायु एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और आर्थिक में बात किया जाए तो व्यक्ति जो है जीवन स्तर पर, आर्थिक स्तर पर व्यक्ति के स्वास्थ्य के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक पहलुओं को निर्धारित कर देता है। ये आपका आर्थिकता को रिप्रेजेंट करेगा। सामाजिक को अगर हम बात करते हैं, व्यक्ति समाज का अंग है और समाजों व्यक्तियों से ही समाज बनता है। तो ये चीज़ तो बहुत सरल है। ठीक है, तो जैसे अंधविश्वास हो गया, आचार विचार हो गया, रीति रिवाज हो जाएगी, नैतिकता हो जाएगी, संस्कृति हो जाएगी, ये सभी चीज़ें जो है सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में रखी गई हैं। इससे संबंधित मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, है ना। उसके बाद एक व्यक्तिगत कारक भी होता है। व्यक्तिगत कारक में अगर बात करें, शारीरिक आयाम हो जाएगा, संतुलित आहार हो जाएगा, अच्छी आदतें हो जाएंगी, ये भी एक प्रकार से कारक के रूप में देखा जाता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो भोजन संबंधी कुछ अच्छी आदतें होती हैं। भोजन करने से पहले बाद में अच्छी तरह से हाथ को धो लेना चाहिए। बिना भूखे भोजन कभी बिना भूख भोजन कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। भोजन सदैव स्वच्छ और ताज़ा होना चाहिए। भोजन प्रतिदिन नियमित समय पर करना चाहिए। भोजन चबा कर खाना चाहिए। भोजन पौष्टिक होना चाहिए। ये सारी चीज़ें, ये तो आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, है ना। उचित निद्रा का मतलब उचित निद्रा और आराम लेना चाहिए। प्रतिरक्षा की शक्ति होनी चाहिए। शारीरिक मुद्रा होनी चाहिए। ठीक है, जिन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और उचित शारीरिक व्यायाम की आदत, ठीक है, ये भी हो जाएगा आपका। व्यक्तिगत स्वच्छता हो जाएगा, है ना। व्यायाम का मतलब योगा वगैरह कर सकते हैं। और उसके बाद स्वास्थ्य पूर्ण वातावरण होना चाहिए। ठीक है, तो इससे ये बहुत सरल है, ये इसमें कुछ है ही नहीं, पहली बात तो, है ना। आगे बात करते हैं यहाँ पर स्वच्छता की संस्कृति और सामाजिक परिवर्तन। स्वच्छता प्रत्येक अनिवार्यता और आवश्यक है। उसके उपयोग और महत्व को निर्विकल्प कह सकते हैं। स्वच्छता की ओर विधि दृष्टिकोण स्थित होता है। स्वच्छता की विधि नज़रिए से पहचान प्राप्त करना, स्वच्छता के जरूरतों का परिहार करना, स्वच्छता संबंधी नई प्रवर्तित होना। ठीक है, ये सारी प्रतिक्रिया हो जाती हैं स्वच्छता को लेकर। और भी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी कि और क्या क्या चीज़ें इसमें आती है स्वच्छता का अर्थ में, कि मनुष्य जीवन के लिए स्वच्छ और बुनियादी आवश्यकता है। आंतरिक और बाह्य दो रूपों में स्वच्छता का परिचय प्राप्त किया जा सकता है। दृश्य, मन, दिमाग और शुद्ध एवं सात्विक विचार, धर्म, वाणी, वर्तन और पावतक, ठीक है, पावकता आंतरिक स्वच्छता के आयाम माने जाते हैं। बाह्य में अगर बात किया जाए स्वच्छता में, तो सामूहिक स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और अच्छी सामाजिक आर्थिक स्थिति इत्यादि बातों का समावेश होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती। तो स्वच्छता दो टाइप की होगी, एक आंतरिक होगी, एक बाह्य होगी। आंतरिक में क्या होगी? जहाँ पे विचार, धर्म, वाणी वगैरह दिया रहेगा, मन, दृश्य, शुद्धता दी जाएगी। और बाह्य स्वच्छता के बारे में बात किया जाएगा तो यहाँ पर आपसे आ जाएगा स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक स्थितियाँ आ जाएंगी, ये कहीं ना कहीं। ठीक है, कमजोर स्वास्थ्य और स्वच्छता का देश के लोगों को आरोग्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जो देश का आर्थिक सामाजिक परिवेश को प्रभावित कर सकता है। तो वैश्विक स्तर पर भारत स्वच्छता संदर्भ में अभी भी पिछड़ा हुआ है। देश के अधिकांश नगरों में अति भीड़, जो है अनुचित जल संग्रह या मलमूत्र, अयोग्य निष्कासन, ड्रेनेज परियोजना, दूषित जल
कूड़ा करकट निष्कासन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से अस्वच्छता को रिप्रेजेंट करता है ना। संस्कृति की विडंबना की बात, सॉरी, विभावना के बारे में बात करें तो संस्कृति का मानव निर्मित है, संस्कृति मानव निर्मित है और मानव समाज के द्वारा ही आचार व्यवहार मानदंड स्थापित किए जाते हैं जो कालांतर में एक प्रकार से रोध होने लगते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये भी इजी ही है। ठीक है, बाकी आप लोग यहाँ पे देख लेना एक बार थोड़ा सा इसको। ठीक है, स्वच्छता संस्कृति का संबंध क्या है। ठीक है, तो संस्कृति संबंधित देश है, समाज के भौगोलिक के साथ संलग्न होती है, स्वच्छता का भी संस्कृति में संलग्न होना स्वाभाविक होता है। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये क्लियर है, स्वच्छता जो है समाज के भिन्न समुदाय और अगर हम बात करें बिरादरियों के सांस्कृतिक मूल्यों से संबंधित होता है, जैसे कि कला और स्वच्छता, साहित्य और स्वच्छता, लोक जीवन और स्वच्छता, धार्मिक पर्व त्यौहार और स्वच्छता, लोकोत्सव और स्वच्छता इत्यादि स्वच्छता के साथ सांस्कृतिक पारस्परिक संबंध होता है। तो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं स्वच्छता और संस्कृति को संबंध करने की बात करता है। तो धार्मिक त्यौहार हो या पर्व हो, ये स्वच्छता के साथ ही रिप्रेजेंट हो जाती है कहीं ना कहीं। कला और स्वास्थ्य जो है स्वच्छता के रूप में आ जाता है, साहित्य और स्वच्छता के रूप में आ जाता है ना, जनजीवन और स्वच्छता के रूप में आ जाता है। ठीक है, धार्मिक उत्सव और स्वच्छता के रूप में आ जाता है। ठीक है, लोक उत्सव भी आ जाता है आपका, है ना, सामाजिक परिवर्तन भी आ जाता है। तो ये चीज़ें आपको पता हो गई होगी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, एक और टॉपिक लेते हैं हम सभी लोग। ठीक है, या आप लोग देख लेना, अगर कहीं अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझसे पूछ लेना, मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है भाई, आगे हम एक और टॉपिक लेते हैं सोशल एटॉमी के बारे में, सामाजिक शरीर रचना विज्ञान से, है ना। तो सामाजिक संरचना जो होता है समाजशास्त्र में संस्थानों के विशिष्ट स्तर, देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था अभी भी ना कि जो सोशल एटोनॉमी की बात किया जाता है, सोशल एटोनॉमी बेसिकली बात ही करता है जीवित प्राणियों पर। ठीक है, जीवित जीव पर। ठीक है, जीवित जीव कहेंगे तो सबसे बेटर रहेगा। तो सामाजिक संरचना को अक्सर सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा के साथ एक साथ व्यवहार किया जाता है, जो सामाजिक संरचना और समाज के संगठन को बदलने वाली ताकत से संबंधित होता है। ठीक है, ये इससे रिलेट करेगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एटॉमी उस शब्द का अध्ययन करता है जो जीवित चीज़ों के शरीर को बनाते हैं। यह जीव विज्ञान की एक शाखा मानी जाती है, तो एक ब्रांच आप कह सकते हैं। बट आप ऐसा नहीं करेंगे कि अब इसकी में पढ़ना पड़ेगा हमें इसके बारे में कि जीव विज्ञान में क्या क्या चीज़ें होती है, ऐसा कुछ नहीं है। वैज्ञानिक शरीर की संरचना के बारे में मुख्य रूप से शरीर के अगर हम बात करें विदारक या अलग करके सीखते हैं। वे मानव, पशु शरीर, पौधे या अन्य जीव रूपों में जैसे बैक्टीरिया विच्छेदित कर सकते हैं। वैज्ञानिक रूप में या जीवन रूप के अंदर ही संरचनाओं की पहचान करना है और उन्हें एक साथ कैसे रखा जाता है, यह एक प्रकार का एनाटॉमी के नाम से जाना जाता है। इसके महत्व के बारे में अगर हम बात करें तो वैज्ञानिक शरीर के विभिन्न अंगों का आकार या आकार की स्थिति के बारे में जानने के लिए शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन होता है। उदाहरण के तौर पे त्वचा, मांसपेशियां, हड्डी और मनुष्यों का अंग। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर मान लीजिए एटोनॉमी में अगर आप पढ़ते हैं, केवल कंकाल के बारे में पढ़ें, तो अगर आप केवल कंकाल के बारे में पढ़ेंगे तो केवल कंकाल अगर होता है तो भाई वहाँ पे क्या चीज़ें होंगी, कुछ होगा ही नहीं। फिर वो संरचनाएं ठीक नहीं होंगी। ठीक है, तो इस पहले तो जब कंकाल बनेगा तो कंकाल के ऊपर क्या होती है, मांसपेशियां होती हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, शारीरिक संरचना बन जाती है। ठीक है, एक शारीरिक संरचना बन जाती है। ये एक प्रकार से उन्हीं चीज़ों की बात करता है, चाहे वो किसी भी जीव, कंकाल वगैरह की बात मैं कर रहा हूँ, किसी एक चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि पर्टिकुलर केवल मनुष्य शरीर के बारे में बात करूँ। ठीक है, सभी चीज़ों के बारे में जिक्र कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि भाई उदाहरण के तौर पे त्वचा हुआ, मांसपेशी, हड्डी, मनुष्य का अंग, ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से एनाटॉमी का एक इम्पोर्टेंस बताता है। तो मेडिकल छात्र सीखते हैं और एक स्वस्थ मानव शरीर के अंग एक साथ कैसे फिट होते हैं और वे कैसे कार्य करते हैं, उसमें उन्हें उन निकायों के इलाज करने में मदद मिलती है, तो ठीक काम कैसे नहीं कर पाते, मतलब किन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा जो है एनाटॉमी के अंतर्गत देखने को हमें मिलता है। ठीक है, सोशल एनाटॉमी के अंतर्गत वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के जीवों पर शारीरिक संरचना की तुलना करते हैं और वे अपनी संरचनाओं के समानता के में जो है अंतर देखते हैं और इससे उन्हें यह निर्धारित करने में मदद मिलती है कि विभिन्न प्रकार के जीवित चीज़ों और दूसरे से कैसे संबंधित है, समय के साथ उनका विकास कैसे हुआ है। हिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं तो ये नाम याद रखिएगा आप सभी लोग, हेरोफिलस नामक एक नाम के एक प्राचीन यूनान, देखो अगर मैं बात करूँ इस शिक्षा को लेकर
तो शिक्षा सबसे पहले किन लोगों ने शुरुआत की थी? यूनान ने। तो यूनान ने ही चीड़ फाड़ करना शुरू कर दिया था, ठीक है। टाँका लगाना और पोस्टमार्टम करना, ये सारा चीज़ें सबसे पहले ना, एजुकेशन की बात किया जाए तो सबसे आगे रहा यूनान। और यूनान बेसिकली कौन सी भाषा से है? ग्रीक भाषा से। दो ही भाषा आप जो पढ़ते हैं, या तो ग्रीक पढ़ेंगे या तो लैटिन पढ़ते होंगे, यही पढ़ते होंगे। तो यूनान की भाषा जो होती है, सबसे पहले ये लोग जो है बहुत एजुकेटेड थे सबसे पहले। बाद में ये तो जर्मनी, जापान, अमेरिका वगैरह ये सब बाद में आए हैं, ठीक है। सबसे पहले यूनान था आगे। तो यहाँ पे अगर बात करें, यूनानी चिकित्सक को अक्सर जो है शरीर की रचना का जनक कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे सभी लोग, इंपॉर्टेंट है ये चीज़, पॉइंट। और इन्होंने लगभग 300 ईसा पूर्व पहले ही मानव शरीर के सार्वजनिक विच्छेदन का जो है प्रदर्शन किया। प्राचीन यूनान चिकित्सक तो जिनका नाम था गैलेन, बाद में मानव शरीर की संरचना या रचना के विज्ञान के बारे में कई पुस्तकें भी लिखी गई है, ठीक है। तो ये चीज़ें आई थी यूनान में, ठीक है, यूनान के द्वारा। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए शरीर संरचना विज्ञान के आधुनिक विज्ञान में अगर हम बात करते हैं तो 1500 के दशक में विकसित किया गया। 1543 में जो है एंड्रियास वेसालियस एक नाम था, ये डॉक्टर थे। इन्होंने देखा, नए तथ्यों के आधार पर पहली विस्तृत सचित्र सहित एटॉमी का एक पाठ्य पुस्तक लिखा था। तो ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, इनकी किताब हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, एनाटॉमी किसने लिखा था किताब, तो आपको पता होना चाहिए। एंड्रियास वेसालियस एक नाम था, इन्होंने लिखा था, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में ही ऑलरेडी इसने दे रखा है इस चीज़ को लेकर। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए जो है एनाटॉमी के बारे में अगर हम बात करें तो प्राकृतिक विज्ञान का एक वह शाखा होता है जो जीवित चीज़ों पर संरचनात्मक संगठन से संबंधित होता है, ठीक है। तो पहले मैं बता रहा था कंकाल होता है, फिर धीरे धीरे उस पर क्या होती है, मांसपेशियाँ आ जाती हैं ना। तीन सारी चीज़ों को चर्चा हम लोग करते हैं सोशल एटोनॉमी में। और भी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो यह एक पुराना विज्ञान है जिसकी शुरुआत जो है प्रागैतिहासिक काल से हुआ। ये बात तो सत्य है, अगर आपको एलिगेशन पूछा जाएगा तो ये आपको मिल जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें के बारे में अध्ययन जो किया था यूनान ने ही किया था सबसे पहले वहाँ पर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं शरीर जो है शरीर रचना विज्ञान, जीव के अंगों के ऊतकों और सहित जीवों का संरचना और वैज्ञानिक अध्ययन होता है। और उसमें विभिन्न भागों के में उपस्थित और स्थिति शामिल होती है और उनके स्थान पर या अन्य भागों के साथ उनके रिश्ते भी होते। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं एक जो है जुड़ा हुआ होता है। जैसे अगर मान लीजिए अगर कोई आपके पैर में चोट लगती है तो आपको ब्रेन को तुरंत पता चल जाता है, आप भली भांति तरीके जानते हैं न्यूरॉन्स के माध्यम से, है ना। तो ये सारी प्रतिक्रिया एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है कहीं ना कहीं, ठीक है। इस चीज़ों को यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, आज की आपकी टॉपिक ये समाप्त हो गया है। कल मैं आप लोगों को जो स्टार्ट करूँगा ये यूनिट नंबर 7 के इसके आगे, और कल मैं पूरा इसको समाप्त कर दूंगा यूनिट नंबर 7, ठीक। उसके बाद हम लोग करेंगे इसमें कुछ क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस करेंगे हम सभी लोग, ठीक है।